हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन जो है वो थ्योरी में तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, बट उसके साथ साथ ये वाइवा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमें वाइवा में यही डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ व्हाट इज़ अ कोल्ड चेन। सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन जाननी ही बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हम। तो क्या है कोल्ड चेन? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। क्या कहना चाहते हैं ये कि वैक्सीन जो है, हमारी वैक्सीन वो जहाँ पे बनेगी, तो वो क्या हुआ, उसका मैन्युफैक्चरर साइट। तो वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर वाली साइट होगी, वहाँ से वैक्सीन को एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट पे पहुँचाना है हमें। अब वैक्सीन अलग अलग सिटी में अलग अलग सेंटर पे दी जाती है। तो मैन्युफैक्चरर से लेके वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन देने वाले हैं वहाँ तक वैक्सीन को पहुँचाना है। तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा उस वैक्सीन को। हम अभी देखेंगे कि वैक्सीन की सेंसिटिविटी क्या होती है हीट में। तो ज़्यादा टेम्परेचर, हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे वैक्सीन को नहीं रख सकते वरना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर की साइट पर से वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचाना है। ठीक है, तो उस पहुंचाने के लिए, वैक्सीन को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई है, जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं वैक्सीन को रखने के लिए, उस सब का इन्वॉल्व किस में होता है? कोल्ड चेन में। अब हम अभी थोड़ी ही देर में कोल्ड चेन के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए आपको डेफिनेशन समझनी है कि जहाँ पे वैक्सीन बन रही है, वहाँ से जहाँ पे वैक्सीन देने वाले हैं उस जगह पे लो टेम्परेचर को वैक्सीन को पहुँचाना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोल्ड चेन। अब हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी टू हीट। तो सेंसिटिविटी, वैक्सीन की हीट सेंसिटिविटी जानने के लिए वैक्सीन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो ग्रुप ए से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ ग्रुप एफ की तरफ जाएंगे, उस तरह से हीट की सेंसिटिविटी लीस्ट होती जाती है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो ग्रुप ए वाली वैक्सीन है वो मोस्ट सेंसिटिव है हीट के। एंड ये जो नीचे वाली वैक्सीन है ग्रुप एफ, जैसे जैसे नीचे आएंगे उस तरह से ये जो नीचे वाली है वो लीस्ट सेंसिटिव है हीट के लिए। तो ये जान के हमें क्या फ़ायदा है? तो हम कोल्ड चेन के पार्ट्स देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। उसमें रेफ्रिजरेटर आएंगे, ILR आएगा, एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हमें कौन सी वैक्सीन कहाँ पे रखनी है? ठीक है, एक ही रेफ्रिजरेटर में हम बहुत सारी वैक्सीन को रखने वाले हैं। तो किस वैक्सीन को नीचे रखेंगे, जो रेफ्रिजरेटर है उसमें किस वैक्सीन को नीचे रखेंगे, किसको बीच में रखेंगे, किसको ऊपर रखेंगे। तो ये सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी वैक्सीन हीट के सेंसिटिव है एंड कौन सी नहीं सेंसिटिव है या लीस्ट सेंसिटिव है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि ये जो है वो रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट होगा नीचे की तरफ। उसकी कंपेयर में ऊपर की तरफ क्या होगा कि हम ऊपर से, अगर मान लीजिए ये फ्रीज ऐसा है कि ऊपर की तरफ से खुलता है, तो बार बार ये खुलता रहेगा, तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर नीचे की कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली वैक्सीन है ना, ग्रुप ए वाली वैक्सीन, उसमें आती है OPV, यानी कि हमारी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये मोस्ट सेंसिटिव है हीट के। तो इसको हम, आप सोच के देखिए कि ये जो वैक्सीन है वो मोस्ट सेंसिटिव है हीट के, मतलब कि ये हीट के ज़्यादा संपर्क में आएगी तो ये ख़राब होने के चांसेस है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे? सबसे नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सब वैक्सीन को कहाँ कहाँ पे रखना है ना, उसके लिए हमें ये सेंसिटिविटी जाननी ज़रूरी है। तो ग्रुप ए में है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ग्रुप बी में है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ग्रुप सी में है IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन, IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, JE यानी कि जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड MMR यानी कि मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की वैक्सीन। ठीक है, ये आती है ग्रुप सी में। उसके बाद है ग्रुप डी। ग्रुप डी में कौन सी वैक्सीन आती है? तो कि कोलेरा की वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, रूबेला की एंड येलो फीवर। ये सब जो वैक्सीन्स है वो ग्रुप डी में आती है। ठीक है, फिर ग्रुप ई में कौन सी वैक्सीन है? तो कि BCG की वैक्सीन, ये जो हमारी TB वाली वैक्सीन है ना, BCG, ये वैक्सीन। फिर उसके बाद है HPV वैक्सीन यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन।
फिर JE यानी कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंटीटेनस, ये आती है ग्रुप ए में। एंड ग्रुप F में हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, मेनिंगोकोकल A वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, ये हमने वैक्सीन के ग्रुप देखे। ये मैंने हमारी PSM की जो बुक है के पार्क, उसी में से लिखे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली उसमें से भी देख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि ऊपर की वाली जो वैक्सीन है वो मोस्ट सेंसिटिव है हीट की, एंड ये जो नीचे वाली वैक्सीन है वो लीस्ट सेंसिटिव है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आती जाएगी वैसे वैसे हीट की सेंसिटिविटी कम होती, हीट से सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, अब ये जो BCG है ना, BCG उसका फुल फॉर्म क्या है वो हमें वाइवा में पूछते हैं कभी कभी कि बताओ। हमने ज़्यादातर यही सुना होगा कि BCG की वैक्सीन देते हैं, BCG की वैक्सीन देते हैं। हम बहुत ही कम बोलते हैं कि BCG की वैक्सीन, BCG का पूरा नाम क्या है। ठीक है, HPV में कभी कभी हम बोल लेते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, बट BCG का फुल फॉर्म क्या है ये वाइवा में पूछते हैं हमें। पता है आपको? चलिए, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। BCG का पूरा नाम है बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। ठीक है, क्या नाम है उसका? बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। ठीक है, ये BCG का नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं कोल्ड चेन में जो जो डिफरेंस पार्ट है ना उसके बारे में। तो डायरेक्टली बुक में से ही देखते हैं हम कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स क्या क्या है। तो कोल्ड चेन में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जहाँ पे वैक्सीन बन रही है वहाँ से जहाँ पे वैक्सीन देने वाले हैं उस जगह पे हमें वैक्सीन को पहुँचाना है। ठीक है, तो अब हमें दो काम करना पड़ेगा ना इसमें। वैक्सीन को पहुंचाने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। क्या? तो कि सबसे पहले तो वैक्सीन को स्टोर करना पड़ेगा, एंड दूसरा है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही उड़ के तो नहीं आ जाएगी ना एक सिटी में से दूसरे सिटी में, तो ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा वैक्सीन का, एंड स्टोर भी करना पड़ेगा वैक्सीन का। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या है वो भी हमें देखना है, एंड स्टोरेज के लिए क्या है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो कोल्ड चेन जो है ना वो थ्योरी में भी पूछते ही है, तो हमें डायरेक्टली यही ऐसे ही चार्ट बना देना है। कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टोरेज में क्या है कि इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, सोलर एंड नॉन इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है? इलेक्ट्रिकल में है WIC यानी कि वॉक इन कूलर, WIF यानी कि वॉक इन फ्रीज़र, ILR ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ILR यानी कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, DF यानी कि डीप फ्रीज़र एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये सब जो है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट में आते हैं। अभी आप सुनिए, इसके बारे में मैं अभी ही बताऊंगी थोड़ी देर में। उसके बाद क्या है? सोलर में क्या आता है कि सोलर रेफ्रिजरेटर बैटरी ड्राइव एंड सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव। नॉन इलेक्ट्रिकल में है कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन कैरियर्स। ट्रांसपोर्टेशन में है रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन वैन, इंसुलेटेड वैक्सीन वैन, कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन कैरियर। अब आपको क्या करना है कि थ्योरी में पूछे ना तो ये चार्ट बना देना है, एंड ये सब जो मैंने नाम बोले ना उस सब के बारे में दो तीन लाइन लिखनी है। ठीक है, इतना करेंगे ना तो आराम से आपका मैक्सिमम मार्क का जो क्वेश्चन आता होगा ना वो भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 4 मार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन है, 5 मार्क का है, 10 मार्क का है, जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया है ना कोल्ड चेन के बारे में ये लिखना है। उसके बाद ये कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स वाला चार्ट बनाना है, एंड इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स के मैंने नाम बताए हैं उस सब के बारे में अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरेज वाले पार्ट में ये जो इलेक्ट्रिकल है उसमें WIC यानी कि वॉक इन कूलर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं WIC के बारे में। WIC मतलब कि वॉक इन कूलर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये जो कूलर है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है, दूसरा कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, एंड तीसरा कि ये कहाँ पे होता है। WIC जो वॉक इन कूलर है वो कहाँ पे होगा? हमारे घर पे तो नहीं होगा, मेरे घर पे तो नहीं है, आपके घर पे भी नहीं ही होगा, तो कहाँ पे होगा ये कूलर? तो गवर्नमेंट मेडिकल जो स्टोर होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर के जो डेपो होते हैं वहाँ पे, स्टेट के जो वैक्सीनेशन स्टोर होते हैं वहाँ पे, एंड रीजनल मतलब कि जो सिटी के लेवल पे जो वैक्सीनेशन स्टोर होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ये जो WIC है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये हमने देख लिया है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डेपोट्स में, स्टेट एंड रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में, ठीक है। उसके बाद हमें ये जानना है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, +2 टू +8, ठीक है, +2 टू +8 अंश सेल्सियस इतना इसका टेम्परेचर होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो WIC है इसका यूज़ हम क्या करेंगे। तो वैक्सीन जैसे कि BCG वैक्सीन, फिर क्या है कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन, उसके बाद है DPT वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, IPV यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन, मीज़ल्स वैक्सीन एंड टिटेनस की वैक्सीन, ये सब जो वैक्सीन्स है उसको लार्ज क्वांटिटी में अगर कहीं पे स्टोर करके रखनी हो ना तो हम ये WIC में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। WIC के बारे में हमें 3 पॉइंट्स जानने थे कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है एंड इसका यूज़ क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं WIF के बारे में। तो WIF जो है उसके बारे में भी हमें ये सेम 3 पॉइंट ही जानने हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो कि ये जो WIF है वॉक इन फ्रीज़र वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो कि नेशनल, स्टेट एंड रीजनल जो स्टोर्स होते हैं, वैक्सीनेशन स्टोर्स, वहाँ पे अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे लिखा है, ये नेशनल, स्टेट एंड रीजनल लेवल पे जो वैक्सीनेशन स्टोर्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है ये WIF। फिर उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो कि -15 टू -25 अंश सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। एंड इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो कि हमें OPV वैक्सीन को बल्क में अगर कहीं पे स्टोर करके रखना हो तो हम इसमें रखते हैं। एंड आइस पैक की प्रिपरेशन करनी हो तो वो भी हम इसी में ही करते हैं, ठीक है। वॉक इन फ्रीज़र है, फ्रीज़र है ये। तो हम आइस पैक की जो बोतल होगी ना उसमें जो पानी या जो भी भरते हैं वो भर के रख देंगे इसमें, तो वो बर्फ़ टाइप बन जाएगा, ठीक है, आइस बन जाएगी। तो हो गया WIF वॉक इन फ्रीज़र के बारे में। अब हम देखते हैं ILR के बारे में। ILR यानी कि आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो ये ILR है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है कोल्ड चेन में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम वो सेम 3 पॉइंट ही जानते हैं कि जो हमने आगे के 2 में देखे हैं। क्या देखा है कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये जो ILR है ना वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैक्सीनेशन स्टोर हो गए ना वहाँ पे अवेलेबल होगा। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैक्सीनेशन स्टोर हो गए ना वहाँ पे ये ILR अवेलेबल होगा। फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो कि +2 टू +8 अंश सेल्सियस जितना इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। फिर इसका यूज़ हम क्या करेंगे, तो कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ कहाँ पे रखनी है ना उसके लिए हम अभी 1 मिनट में देखते हैं कुछ। उसके पहले ये पॉइंट जान लेते हैं कि इसमें क्या है कि इसको 24 आवर यानी कि 1 दिन के अंदर मिनिमम 8 आवर का कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिले अगर 8 आवर तक इसको, तो ये 24 आवर तक वैक्सीन को सेफ रख सकता है, ठीक है। फिर क्या है कि ILR, मान लीजिए कि ये ILR है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो है वो नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट, ये एंड ये जो है अपर पार्ट। अब ये जो ILR होगा ना वो यहाँ से ऊपर से खुलेगा, ठीक है। तो ऊपर से खुलेगा तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ की जो ठंडक है उसमें अफेक्ट करेगा, जबकि ये नीचे वाला टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होगा। तो हमने सबसे पहले आगे जो वैक्सीन की सेंसिटिविटी देखी है ना कि कौन सी मोस्ट सेंसिटिव है, कौन सी लीस्ट सेंसिटिव है, उसमें से ये जो ऊपर वाली वैक्सीन है जो मोस्ट सेंसिटिव है, जो हीट के मोस्ट सेंसिटिव है, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो कि ये जो ILR का नीचे वाला पार्ट है ना, ILR का नीचे वाला पार्ट वहाँ पे रखेंगे, ठीक है।
ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हम जो मोस्ट सेंसिटिव हीट सेंसिटिव जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होगी ना उसको रखेंगे। कौन कौन सी वैक्सीन, जैसे कि BCG, OPV, MR, वो जो हमारे ग्रुप थे ना उसमें जो ऊपर वाले ग्रुप की जो वैक्सीन थी ना वो यहाँ पे नीचे रहेगी। एंड जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होगी यानी कि लिस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होगी, जैसे कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन, DPT वैक्सीन, TT वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये सब ILR के ऊपर के पार्ट में रहेगी। ठीक है, तो ILR में हमें एक्स्ट्रा ये पॉइंट जानना था कि ILR के नीचे के पार्ट में कौन सी वैक्सीन रहेगी एंड ऊपर के पार्ट में कौन सी वैक्सीन रहेगी। अगर आपने ये याद रख लिया हो ना तो इसी के ऊपर से आप लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली वैक्सीन है वो ILR के नीचे के पार्ट में रहेगी, ये जो नीचे वाली वैक्सीन है वो ILR के ऊपर के पार्ट में रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होगा, तो कि +2 to +8। ठीक है, इतना उसका टेम्परेचर होगा। एंड ये अवेलेबल कहाँ पे होगा, तो कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स होंगे, जो नर्सिंग होम्स होंगे, वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। एंड ILR में मैंने आपको बताया था कि ILR को अगर 8 आवर तक पावर सप्लाई मिल जाए ना तो वो कंटिन्यूअस 24 आवर तक वैक्सीन्स को सेफ रख सकता है। बट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नीडेड। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है एंड ये क्या नहीं करना है। ठीक है, ये जो कोल्ड चेन के जो इक्विपमेंट्स है उसके साथ हमें क्या करना है एंड ये क्या नहीं करना है। तो आइए डायरेक्ट बुक में से ही देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, कि ये जो इक्विपमेंट है ना उसको सनलाइट से दूर रखना है, कूल रूम में, ठंडे रूम में रखना है एंड सनलाइट से दूर रखना है। दूसरा क्या है कि इसको जो वॉल होगी ना, हमारी कमरे की जो दीवार होगी उससे 10 सेंटीमीटर तक दूर रखना है। ठीक है, फिर क्या है कि ये करना है हमें एंड क्या नहीं करना है, तो कि एनी ऑब्जेक्ट एंड एनी इक्विपमेंट्स कोई भी हो वो हमें इसके अंदर स्टोर नहीं करने हैं। कोई अदर ड्रग हो वो भी इसके अंदर स्टोर नहीं करनी है। पानी की बोतलें भी इसके अंदर नहीं रखनी है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ वैक्सीन्स ही रखनी है। घर के फ्रिज की तरह इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या है कि जो वायल्स होगी हमारी वैक्सीन की, जो वायल होगी वो हमने यूज़ कर ली हो अगर, तो उसको भी हमें वापस इसमें नहीं रखना है। ठीक है, इतने पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जानने हैं तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको ये 3-4 पॉइंट्स तो पता ही होने चाहिए कि ये जो इक्विपमेंट्स है उसको हमें कोल्ड रूम में रखना है, दीवार से 10 सेंटीमीटर्स दूर रखना है। फिर एनी अदर ड्रग्स, एनी अदर ड्रिंकिंग वाटर्स, एनी अदर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी हमें इसके अंदर नहीं रखना है। एंड ये जो वैक्सीन्स ही रखनी है सिर्फ। एंड वैक्सीन्स की वायल्स भी अगर हमने एक बार यूज़ कर ली है तो वापस इसमें नहीं रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देखना है कोल्ड बॉक्स के बारे में। तो कोल्ड बॉक्स जो है वो हमने आगे जो देखा ना वो क्या था कि रीजनल सेंटर पे अवेलेबल होगा, स्टेट लेवल पे अवेलेबल होगा, प्राइवेट क्लिनिक में अवेलेबल होगा। बट अगर हमें किसी विलेज के अंदर लेके जाना हो वैक्सीन को तो हम ये सब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तो लेके नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए कोल्ड बॉक्स अवेलेबल है। उस बॉक्स में हम जो वैक्सीन जितनी ज़रूरियात हो उतनी उसमें रख सकते हैं। तो पेरिफेरल सेंटर पे अगर हमें वैक्सीन्स को लेके जाना है तो हम कोल्ड बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, ये कोल्ड बॉक्स जो है ना वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में आता है। देखिए, कोल्ड बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में आता है। तो कोल्ड बॉक्स में क्या है कि ये बॉक्स के अंदर ना आपने देखा ही होगा कि पोलियो वैक्सीन देते हैं ना, तो पोलियो वैक्सीन की जो डेट डिसाइड की हुई हो ना उसके कुछ दिन बाद घर घर पे जाके वैक्सीन देने आते हैं। आपके घर पे भी आए ही होंगे कभी ना कभी, तो उन लोगों के पास ना स्काई कलर का एक बॉक्स होता है। अगर आपने देखा हो तो देखा ही होगा, 100% आपने देखा ही होगा। तो ये जो कोल्ड बॉक्स हो गए ना उसके अंदर फुल्ली फ्रोज़न आइस पैक्स रखते हैं। ठीक है,
साइड में आइस पैक रखते थे। अगर आपने नहीं देखा तो आपके हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन वाला डिपार्टमेंट हो ना, वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, ठीक है। कोल्ड बॉक्स के अंदर क्या होगा, क्या रखेंगे, आइस पैक्स रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि अब इसमें आइस पैक तो रख ही दिए, फिर वैक्सीन कैसे रखेंगे इसके अंदर, तो वैक्सीन सबसे पहले पॉलीथीन बैग में रखेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे, ठीक है। फिर ऐसा क्यों करते हैं, पॉलीथीन के बैग में रखने के बाद क्यों इसमें रखेंगे, तो कि डीपीटी की वैक्सीन, डीटी वैक्सीन, टीटी वैक्सीन, ये सब जो वैक्सीन है ना, वो डायरेक्टली हम ये जो आइस पैक्स है ना उसके कांटेक्ट में नहीं आने देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले उसको पॉलीथीन के बैग में रखते हैं, फिर उसके बाद हम कोल्ड बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वैक्सीन कैरियर्स, वैक्सीन कैरियर्स। तो वैक्सीन कैरियर्स स्मॉल क्वांटिटी में अगर वैक्सीन को पहुंचाना हो ना, जैसे कि 16 to 20 जितनी वायल्स हो उसको हमें कहीं पे ले जाना हो, तो हम वैक्सीन कैरियर में रख के ले जाते हैं। वैक्सीन कैरियर में 16 to 20 जितनी वायल रख सकते हैं, एंड इसमें 4 फुल्ली फ्रोज़न आइस पैक का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सी वैक्सीन को रख सकते हैं, तो कि डीपीटी, डीटी, टीटी, ये सब जो वैक्सीन्स है वो हमें डायरेक्टली, हमने आगे कोल्ड बॉक्स में जैसे बताया ना वैसे ही कि डायरेक्टली उसको ये जो आइस पैक्स है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हो गए वो पॉलीथीन बैग में रखते हो गए एंड ऑल। बट मेन क्या याद रखना है आपको वैक्सीन कैरियर में, तो कि इसमें 16 to 20 जितनी वायल्स को रख सकते हैं, एंड इसमें 4 फुल्ली फ्रोज़न आइस पैक का यूज़ होता है। फिर ये वैक्सीन कैरियर के बाद आता है डे कैरियर। डे कैरियर में क्या है कि वैक्सीन कैरियर जैसा ही है, बट इसमें 16 to 20 जितनी वायर्स रखते थे ना, इसमें कैपेसिटी कम हो जाती है, 6 to 8 जितनी वायर्स को रख सकते हैं। एंड इसमें 4 फुली फ्रोज़न आइस पैक को रखते थे ना, इसमें 2 फुली फ्रोज़न आइस पैक को रखते हैं, ठीक है। एंड इसमें ना हम वैक्सीन को कुछ घंटों के लिए ही सेफ रख सकते हैं, फ्यू आवर के लिए ही रख सकते हैं। तो अगर वैक्सीनेशन साइट हो अगर किसी सिटी में, एंड ये जो मैंने आपको अभी बताया कि पोलियो की वैक्सीन देने घर घर जाते हैं, तो वो उनको 4-5 आवर का ही काम होता है। तो वो क्या करेंगे, ये डे कैरियर में जो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होगी, वो डे कैरियर के अंदर कुछ 6 से 8 जितनी वायल्स रखेगी, एंड सोसाइटी में घर में जो देने जाएगी वो इसमें रख के देने जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आइस पैक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आइस पैक, तो आइस पैक क्या होता है, तो कि ये आइस पैक जो है उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है। वाटर को उसके अंदर भर के क्या करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, आइस बन जाएगा। एंड इसमें सोल्ट को यूज़ नहीं करते, ठीक है, सोल्ट को यूज़ नहीं करते। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो कि 320 to 340 ml जितनी इसकी कैपेसिटी होती है। एंड अगर आपको कोई पूछे कि आइस पैक का काम क्या होता है, आइस पैक को हम क्यों रखते हैं, तो क्या बोलना है हमें कि ये जो आइस पैक है वो इम्यूनाइजेशन साइट पे हम लेके जाएंगे वैक्सीन को। मैंने आपको बताया ना कि भाई 6 से 8 वायल्स डे कैरियर में रखे जाती है आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन साइट पे जो वैक्सीन्स को लेके जाएंगे हम, तब टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो अब वहाँ तो हम फ्रीज़र लेके नहीं जा रहे हैं, कूलर लेके नहीं जा रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा ना, वो ये आइस पैक मेंटेन करेगा, ठीक है। इट मेंटेन्स टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एट इम्यूनाइजेशन साइट। फिर एक ये बात याद रखनी है हमें कि ये जो कोल्ड चेन में सब इक्विपमेंट्स बताए मैंने आपको, अगर आपको कोई बोले कि ये कोल्ड चेन फेलियर का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, तो कोल्ड चेन फेलियर है ना वो सब सेंटर पे होती है एंड विलेज लेवल पे होती है, ठीक है। अगर इसमें से जो इक्विपमेंट्स आपको बताया ना मैंने, उसमें से अगर किसी भी इक्विपमेंट्स में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, या फिर हमने ठीक तरह से वैक्सीन नहीं रखी, तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। तो कोल्ड चेन फेल हो गया ना। कोल्ड चेन का काम ही था कि भाई वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर से वैक्सीनेशन साइट पे ठीक से लो टेम्परेचर पे लेके जाना, बट अगर ये नहीं कर पाए तो कोल्ड चेन फेल हो गई। तो कोल्ड चेन फेल मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है, तो कि सब सेंटर पे एंड विलेज लेवल पे, ठीक है, सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे।
ठीक है। फिर अभी इसमें ना आपको बहुत से टेम्परेचर बताए ना मैंने, तो टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर में ये जो कूलर्स है ना, जो टेम्परेचर के लिए सभी जगह पे टेम्परेचर आपको +2 से +8 ही याद रखना है। बस ये जो फ्रीज़र है ना, 2 फ्रीज़र हमारे पास आए, डीप फ्रीज़र एंड वॉक इन फ्रीज़र, ये दोनों फ्रीज़र में टेम्परेचर -15 टू -25। बाकी की तीनों जगह पे टेम्परेचर है +2 टू +8। ठीक है, इस तरह से याद रखना। हर एक के अंदर अलग अलग टेम्परेचर याद रखने नहीं जाना। कॉमन ही है कि जो 2 फ्रीज़र है उसमें -15 टू -25 एंड बाकी के जो 3 है उसके अंदर +2 टू +8। ठीक है, तो आपको क्या करना था कोल्ड चेन में, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन था वो याद रखना है। फिर वो जो सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रुप ABCD बनाए हैं वो लिखने हैं। फिर उसके बाद ये कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स वाला चार्ट बना देना है एंड इस सब के बारे में 2-3 4 जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताए, वो पहले समझ लेने हैं, वो याद रख लेने हैं एंड वो लिखने हैं। ठीक है, इतना आप करिएगा तो भी इनफ है। अगर इसके बाद भी आपको और डिटेल जानना ही है तो आप के पार्क में से पढ़ सकते हैं, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कोल्ड चेन के लिए मैंने इतना जो बताया वो तो आपका जानना बहुत ज़रूरी ही है। ठीक है, आई होप कोल्ड चेन के बारे में आपको आइडिया आ गया है। ये PSM में तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, बट इसके साथ साथ फाइनल ईयर में आपको पीडिया सब्जेक्ट आएगा ना, उसमें भी इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर में ये कोल्ड चेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में या फिर मेरे ईमेल में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक सजेस्ट करने हो तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।